नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की परीक्षा आरओ से संबंधित सामान्य अध्ययन की जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही निकलते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की गई वो 1905 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो लॉर्ड रीडिंग जो था ये यहूदी था, याद रखिएगा। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1919 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा। तो एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव जो आगे चलकर पाकिस्तान के नाम से, जिसका विभाजन करके पाकिस्तान नाम देश बनाया गया, उसका जो प्रस्ताव रखा था वो मोहम्मद इकबाल ने रखा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कौन नेहरू की अंतरिम सरकार में 1946 में वित्त मंत्री थे। तो लियाकत अली खां जो 1946 में वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। तो हिमालय की सभी श्रेणियों को जो काटती है वो सतलज नदी काटती हुई आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़कर सिंधु में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कोरबा तापीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा तापीय परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो झरिया कोयला झारखंड में है, याद रखिए। झरिया झारखंड, झा से झरिया, झा से झारखंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मध्य अमेरिका का देश नहीं है। तो सियरा लियोन जो है वो मध्य अमेरिका का देश नहीं है। अगला प्रश्न है, एपीनाइन पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो एपीनाइन पर्वत इटली में स्थित है, याद रखिएगा। कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो ये टंगानिका है जो विश्व की सबसे लंबी झील है और दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली सबसे गहरी झील कौन सी है। तो वो बैकाल है, याद रखिएगा, और दूसरी टंगानिका है, लेकिन ये सबसे लंबी है, ये याद रखिएगा। रेंडियर झील कहाँ पर स्थित है। तो रेंडियर झील कनाडा में स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो ये धारवाड़ क्रम में लौह अयस्क के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इनमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल मृत्यु दर किस राज्य में है। तो नागालैंड में न्यूनतम बाल मृत्यु दर अंकित की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किसमें सर्वाधिक जनघनत्व है। तो बिहार में होगा। आप जानते ही हैं कि बिहार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो बिहार में ही होगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं कौन, ये सदस्य। इसके बाद में जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा 7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं और 15 साथ मिलकर 22 हो जाते हैं, जो कि टोटल संख्या होती है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था। तो 1957 में साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था प्रथम बार। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 5 अप्रैल 1957 को और अवसान जो इसका हुआ था वो 31 जुलाई 1959 को हुआ था। इस सरकार में मुख्यमंत्री EMS नाबूदरीपाद थे,
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति की होती है। अब आप ऐसे भी सोच लीजिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो भाई जो जिसको नियुक्त करेगा वो उसकी जिम्मेदारी लेगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए जो उत्तरदायी है वो राज्य का विधानमंडल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये त्रिची में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? तो 1972 में भारतीय पेटेंट कानून लागू किया गया। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के अनुपालन हेतु 1970 पेटेंट अधिनियम भारत में 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई, कब की गई? तो 2000 में की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम भारत में वर्ष 2005 में पारित किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा। गुजरात के कहाँ पर किया गया है? कांडला में किया गया है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांधला, गुजरात में स्थापित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग सदिश राशियां होती हैं, ये भी याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन बी तथा विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं, इनका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता, ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और ए, डी, ई के ये 4 जो विटामिन हैं ये वसा के साथ घुलकर शरीर में बने रहते हैं। तो और बी और सी जो है ये पानी के साथ जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनका भंडार हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कोश कणिकाओं की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल की प्रचुरतम स्रोत क्या है? तो ये विटामिन ए है। चावल में विटामिन ए की अधिकता के कारण बच्चों में होने वाले रोगों जैसे अंधापन एवं खसरा आदि से लड़ने की क्षमता होती है। अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लेटेक्स से ये प्राप्त किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अफीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ होता है। इसके सेवन से मादकता आती है। अफीम में 12% मॉर्फिन पाई जाती है, जिसे प्रसंस्करण कर हेरोइन नामक एक अन्य मादक पदार्थ तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट की स्थापना 1980 में दिल्ली में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसकी व्याख्या क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक व्यवस्था प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत अक्टूबर 2003 में कहां पर की थी? तो चेन्नई में की थी, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है आती है, कहाँ से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे कम होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग में सबसे कम तथा लाल रंग में प्रकाश में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो ये व्यास ऋषि को समर्पित है। इसकी व्याख्या क्या है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है, याद रखिएगा। वेदों का जो संकलन किया था वो व्यास जी ने ही किया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने सही हुए, आपको कितना नॉलेज मिला, ये आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।